नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टमेंट थीम वीडियो में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट थीम्स के वीडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। एक्चुअली जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ ना चीज़ों को, वैसे वैसे मुझे लगता है कि मेरी जो लर्निंग है वो मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट थीम ये एक तरीका है मार्केट के अंदर में पार्टिसिपेट करने का। जनरली इन्वेस्टमेंट थीम जब हम सोचते हैं तो एक ही तरीका समझ में आता है कि लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। बट मेरी ये मान्यता है कि आप इन्वेस्टमेंट थीम से एक ब्रॉडर थीम से कन्विंस हो जाइए स्टॉक से और फिर उसको ट्रैक करिए। और जब उस थीम के अंदर में एक्शन नज़र आए या मोमेंटम नज़र आए तब पार्टिसिपेट कीजिए, और जब मोमेंटम समाप्त हो जाए तब आप निकल जाइए, जिसको मेरे लैंग्वेज में मैं इसको मोमेंटम इन्वेस्टिंग कहता हूँ। तो आज के इस वीडियो के अंदर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम के बारे में बात करेंगे। वो है इंडियन रिफैक्ट्री इंडस्ट्री। बड़ा इंटरेस्टिंग थीम है। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग जो एक थीम डेवलप हुआ ना चाइना प्लस वन के कारण, कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी सेटअप हो रहा है, स्पेशली जो इंडिया के अंदर में चीज़ें कंज्यूम होती है, क्योंकि हम आज तक चाइना से इंपोर्ट करते आए, जिसकी तकलीफें तो हमको पता ही है अभी क्या हो रही है। तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि भाई आप खुद ही मैन्युफैक्चर करें और आप खुद सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आत्मनिर्भर भारत बने, है ना। तो इस थीम का एक एक्सटेंशन है, वो है रिफैक्ट्री इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बात करें तो चर्चा चालू करते हैं। पहले मैं रिफैक्ट्री इंडस्ट्री की बात करूं, मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं जो हमने पुरानी थीम्स के बारे में चर्चा की हैं, उसका एक मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं। तो हमने थीम्स कुछ कुछ रिकॉर्ड किए थे, जैसे ईएमएस थीम हमने रिकॉर्ड किया था, विच इज़ बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग थीम। तो इसमें आप देखिए स्टॉक्स लाइक डिक्सन, एम्बर, एलिन, इन सब ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये थीम तब हमने रिकॉर्ड की थी जब किसी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, बट मुझे कुछ रिपोर्ट्स मिले थे, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मेरी टीम ने मुझे हेल्प किया इस पूरे थीम पे एक डॉक्यूमेंट बनाने का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये पूरा जो इन्वेस्टिंग थीम वाला प्लेलिस्ट है ना, ये इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा, ताकि आप सारे थीम्स पे जो भी वीडियोस रिकॉर्ड किए वो आप देख सके। दूसरा, ये फ्लोरिनेशन, जैसे फ्लोरोकैम है, एसआरएफ है, इन पे मैंने रिकॉर्ड किया, ये भी स्टॉक अच्छा किए। बट मुझे लगता है अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग थीम में आप बिलीव करते हैं, चाइना प्लस वन और यूरोप प्लस वन में बिलीव करते हैं, तो ये थीम अभी भी इंटैक्ट है और यहाँ से और चलेंगे। उसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे, जिसमें स्टॉक्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर हेवी स्टॉक्स है, जैसे सीमेंस है, जैसे जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, कमिंस है, इन सब पे हम लोगों ने बातचीत की। और वो भी स्टॉक्स, देखिए मार्केट ही पूरा अच्छा किया है, तो मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, बट मोटा मोटी थीम्स के आधार पे जो जो काम मैंने किया मुझे उसका फ़ायदा हुआ, आपको मुझे पता नहीं। उसके बाद अपन लोगों ने पाइप्स पे रिकॉर्डिंग की थी, तो जिंदल शॉ, महाराष्ट्र सीमलेस, वेल्सपन कॉर्पोरेशन, देखिए कितने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिए। भाई मेरा एक ही सोच है कि थीम आइडेंटिफाई करके बैठ जाओ, और जब इसके अंदर में मौका मिले ना लंबा पैसा डाल के लंबा मूवमेंट कैप्चर करने का, तो वो मौका को नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही थीम पे आप देखिए कितने अच्छे सब कोई परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड ग्रोथ की थीम आई, जब जियो फाइनेंशियल्स ने अनाउंस किया था कि वो ब्लैक रॉक के साथ मिलके म्यूचुअल फंड बनाएंगे। उसके बाद ये थीम आई और देखिए क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है एंजल का, जियोजीत का, आनंद राठी, मोतीलाल ओसवाल, सीडीएसएल, कैम्स थोड़ा सा डब्बू परफॉर्मेंस दिया, बट ठीक है। बीएससी कितना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। तो फाइनेंशियलाइजेशन का जो थीम है वो मैंने रिकॉर्ड किया। लग्जरी पे थीम मैंने इसके पहले रिकॉर्ड की थी, जहाँ पर स्टॉक्स लाइक सुला, इनफैक्ट आज मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 तारीख को, वीडियो आपको बाद में दिखेगा, आप देखिए सुला आज 14 से 15% तेज है। हाँ, इसमें जनवरी रहती है, जो छुट्टियों का समय होता है ना, ये दिसंबर, उस समय तो वाइन का कंजम्पशन या अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत हाई होता है, उसका जनरली एक सीजनैलिटी का इम्पैक्ट आता है सब स्टॉक्स में। फिर उसके बाद फिनिक्स अपने लोगों ने बात की थी, टाइटन बात की, लैंडमार्क जो कि इंडिया में लग्जरी कार्स का एक प्रॉक्सी है, ईथॉस जो इंडिया में लग्जरी घड़ियों का प्रॉक्सी है, उन सब के बारे में बात की। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हैं और इंडियन रिफैक्ट्री इंडस्ट्री जो थीम है इसके बारे में बात करते हैं। रिफैक्ट्रीज का मतलब क्या है, अगर सीधी भाषा में अगर अपने बताया जाए तो देखिए फैक्ट्रीज ऐसे कई होती है जिनमें ना बहुत ज़्यादा हीटिंग एप्लीकेशन होती है, जैसे स्टील है, ग्लास है, ये सब फैक्ट्रीज के अंदर में गर्माहट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो लोहा है या स्टील है, उसको जब तक हम गलाएंगे नहीं तब तक हम उसको राइट शेप में कैसे लेके आएंगे। तो जब गर्माहट होती है ना, तो आप उसके गर्माहट जहाँ क्रिएट होती है वहाँ पर फिलफरी के अंदर में कुछ ऐसे मटेरियल होने चाहिए
जो उस गर्माहट को एब्जॉर्ब कर सके, उसको कहते हैं रिफैक्ट्री। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसको इंग्लिश में मैं रिपीट करना चाहता हूँ। इट इज़ अ मटेरियल यूज इन हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस इन इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, सीमेंट, ग्लास एंड नॉन फेरस मेटल्स। एंड इनका जो डिमांड है वो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी, तो ऑब्वियसली इस कैटेगरी ऑफ कमोडिटी बोल लीजिए एक तरीके का, इसका भी ग्रोथ होगा। ये कहाँ से बनते हैं? ये जनरली आपके नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल से बनते हैं, जैसे कॉम्बिनेशंस होता है जैसे एल्यूमिनियम, फायर क्लेज, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ये सब जो मटेरियल जो नीचे से ही निकलते हैं ना, कई ऐसे मटेरियल होते हैं। देखिए आपने देखा होगा वॉल्केनो, वॉल्केनो रप्ट होता है तो ऑब्वियसली गर्माहट बहुत होती है ना नीचे धरती में, तो जो मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो गर्माहट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वी ऑल हैज बीन पार्ट ऑफ दैट इवोल्यूशन जर्नी, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये सब प्रोडक्ट्स भी आइडेंटिफाई हुए, और ये पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। Refractories are used for heat and protect processing equipment from intense temperature. चाइना जो है वो 65% दुनिया का रिफैक्ट्री को होल्ड करता है, और जनरली देखा जा रहा है कि इंडिया के अंदर में इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हो रही है, तो उसका बेनिफिशियरी इस इंडस्ट्रीज को भी मिलेगा। ये देखिए आपको पिक्टोरियली दिख रहा होगा कितने सारे तरीके रिफैक्ट्रीज होते हैं, पाउडर फॉर्म में होता है, रिफैक्ट्रीज प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, जैसे प्री कास्ट, पॉडकास्ट, ये सब प्रोड्यूस हो जाते हैं जो रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के अंदर में यूज़ होते हैं। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, ये बहुत ही अच्छा एक रिपोर्ट हमको मिला था। मैं आपको सोर्स भी बताऊंगा कि मैंने ये कहाँ से रिपोर्ट लिया, और ये नॉलेज, और मैं थैंक यू करता हूँ जिन्होंने इन सब रिपोर्ट को लिखा है, ताकि हमारे जैसे लोग जो सीखना चाहते हैं वो उनसे सीख पा रहे हैं। सो रिफैक्ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ हो रहा है, जो चीज़ें सेट हो रही है उसके अंदर में फैक्ट्रीज को, जैसे 1 टन स्टील के अंदर में करीब तकरीबन 10 से 15 केजी का रिफैक्ट्री यूज होता है। 1 टन सीमेंट के अंदर में तकरीबन 1 केजी रिफैक्ट्री यूज होती है। 1 टन ग्लास के अंदर में तकरीबन 4 केजी रिफैक्ट्री यूज होता है। 1 टन एल्यूमिनियम के अंदर में 6 केजी रिफैक्ट्री यूज होता है, और 1 टन कॉपर के अंदर में 3 केजी रिफैक्ट्री यूज होती है। तो आप सब समझ पा रहे हैं, जब भी वो मेन प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है ना, तो ये एक एंसिलरी प्रोडक्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं तो वो मेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। और ऊपर में देखिए टेम्परेचर भी मेंशन है कि किस टेम्परेचर पे वो स्पेसिफिक मेन प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्लाइड है, उस रिपोर्ट में हमको मिला था। जिसने बनाया स्लाइड, थैंक यू अगेन टू यू, आपने इतना अच्छा प्यारा स्लाइड बनाया। ये इंडस्ट्री वाइज कंजम्पशन ऑफ रिफैक्ट्रीज। तो अगर आप इंडस्ट्रीज देखें तो स्टील, सीमेंट, नॉन फेरस मेटल, ग्लास और एनर्जी, इन्वायरमेंट और केमिकल्स, और उसमें मेन एप्लीकेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो होता है स्टील के अंदर में वो बेसिक ऑक्सीजन फर्नेंस है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेंस है, और फ्लो कंट्रोल है। तो ये स्पेसिफिक आई वुड से इक्विपमेंट्स हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं जो ये पूरे स्टील प्रोडक्शन जर्नी के अंदर में यूज होता है। इसमें जो रिफैक्ट्री यूज होती है, ये रिफैक्ट्री है, इसका लाइफ होता है तकरीबन 20 मिनट से 2 महीने। इसका मतलब इसको रिप्लेस करने पड़ेगा, हर मैक्सिमम 2 महीने में तो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल ये जो प्रोडक्शन जर्नी है, जो कॉस्ट है, उसका 0.3% जो है वो रिफैक्ट्री कॉस्ट है। 0.3 नहीं, एक्चुअली 3% जो है वो रिफैक्ट्री कॉस्ट है। तो अगर स्टील मैन्युफैक्चरिंग जर्नी का कॉस्ट से 100 है, तो रिफैक्ट्री जो है उसका कॉस्ट होता है 3। इतना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट जर्नी है। सिमिलरली सीमेंट के अंदर में ये जो रोटरी किन जो यूज होता है, किल, आप देख पा रहे होंगे इतना बड़ा ये है, इसका यूजेज एनुअली चेंज होता है। इसका कॉस्ट तकरीबन 0.5% ऑफ द कॉस्ट है। यहाँ कस्टमर कॉस्ट जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका कस्टमर कौन है? सीमेंट मैन्युफैक्चरर। इसका कस्टमर कौन है? स्टील मैन्युफैक्चरर। ठीक है। फिर कॉपर फ्लैश स्मेल्टर के अंदर भी यूज होता है, 1 से 10 साल तक चलता है, और उसका कॉस्ट है 0.2%। ग्लास फर्नेस, जो ग्लास प्रोड्यूस होता है ना, चारों तरफ हम ग्लास देख रहे हैं ना, ये अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरिंग ही तो हो रहा है। ये ग्लास में तकरीबन 10 साल तक फर्नेस यूज, ये वाला यूज होता है रिफैक्ट्री, जिसका कॉस्ट है 1% ऑफ द कस्टमर कॉस्ट एंड इत्यादि। बड़ा अच्छा सा स्लाइड है, इनफैक्ट ये पीपीटी में आपके लिए दे दूंगा नीचे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको यूज करना है तो आप जैसा सही लगे वैसा आप यूज कर सकते हैं। अब आपको मैं बड़ा इंटरेस्टिंग अगेन ये फ्लो चार्ट है जहां पर बता रहा है कि ये पूरा जर्नी रिफैक्ट्री की कैसे आती है। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल माइनिंग से निकलता है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। मैं एक बार अपना इसको ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले
माइनिंग से प्रोसेस चालू होता है, उसके बाद में उसको जो मटेरियल, जो माइनिंग से मटेरियल निकाला जाता है उसको क्रश किया जाता है और फिर उसको टेम्परेचर के थ्रू उसको पाउडर में क्रिएट किया जाता है। तो ये देखिए फाइंडिंग इन दी रोटरीन किन 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में इसको गला के उसको पाउडर बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसको मिक्सचर के अंदर में डाल के पैकेज करके उसको रेडी किया जाता है। तो वो पैकेज बन गया विच इज़ बेसिकली अनशेप्ड रिफैक्ट्री प्रोडक्ट। अनशेप्ड है क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में, उसका कोई शेप नहीं है अभी। या तो उसको अनशेप्ड डायरेक्टली ही किसी सीमेंट या स्टील मैन्युफैक्चरर या केमिकल मैन्युफैक्चरर को दे दिया जाता है, या उसको प्रोसेस किया जाता है। तो अनशेप्ड को प्रोसेस करके उसको डाला जाता है, पैकेज करके उसको क्वालिटी एश्योरेंस करके उसको फिर एक हीट चेंबर के अंदर में फायरिंग की जाती है ताकि वो और गर्म हो जाए और उसको राइट शेप में लाया जाता है और वो शेप को वापस से यूज़ करके फर्दर उसमें प्रोसेसिंग करके उसको फायर्ड रिफैक्ट्री प्रोडक्ट के रूप में तैयार किया जाता है। फायर्ड रिफैक्ट्री प्रोडक्ट अलग होते हैं। फायर्ड है मतलब उसमें ऑलरेडी हीट का जो एप्लीकेशन है वो जा चुका है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और ऊपर में जो मैंने देखा था प्रोसेस में यहाँ पे वो था नॉन फायर्ड, नॉन शेप्ड, है ना। तो ये कई बार होता है कि नॉन फायर्ड और शेप्ड भी यूज होता है, तो शेप्ड नॉन फायर्ड यूज करके फिर इसको यहाँ पर प्रोसेस के अंदर में डाल दिया जाता है। तो बेसिकली लॉजिस्टिकली 3 तरह के रिफैक्ट्रीज ट्रांसफर होते हैं। एक तो पाउडर फॉर्म में अनशेप्ड अनफायर्ड, एक है शेप्ड बट अनफायर्ड और तीसरा है शेप्ड एज वेल एज फायर्ड। ये अल्टीमेटली जाती है किसी इंडस्ट्री में, चाहे वो स्टील है, चाहे सीमेंट है, चाहे केमिकल है, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ इसका एप्लीकेशन है। और जैसे स्टील इंडस्ट्री का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे ये इंस्टॉल होता है एक चेंबर के अंदर में, फिर वहाँ पर गर्माहट होती है और फिर उसको अनइंस्टॉल किया जाता है और फाइनली क्योंकि इसमें बाई प्रोडक्ट रह जाते हैं ना, अल्टीमेटली यूज़ करने के बाद तो कुछ रह गया, उसको यूज़ किया जाता है रीसाइक्लिंग पर्पज़ के लिए। बिकॉज लॉ बोलता है कि आप ऐसे ही नेचर में उसको फेंक नहीं सकते हैं, आपको रिसाइकल करना पड़ेगा विथ सर्टेन गाइडेंस विच रिसाइकल लॉ डिफाइंड इन इंडस्ट्री। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है, बड़ा जबरदस्त फ्लो चार्ट है। आई रियली लव्ड इट, आई होप यू लाइक इट। एंड क्रेडिट देता हूँ उनको जिन्होंने बनाया, मैंने नहीं बनाया। जिन्होंने बनाया मैं आपको नाम भी बता दूंगा, रिपोर्ट भी बता दूंगा जहाँ से मैंने ये कंटेंट को लिया है। सो रिफैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर में ऐसी क्या खास बात है कि हमको वो कंपनीज को देखना चाहिए जो रिफैक्ट्री करते हैं। भाई पहली बात है इसके अंदर में एंट्री बैरियर बहुत हाई है। कोई भी रिफैक्ट्री प्रोसेस को, फैक्ट्री को डालने में 4 से 5 साल लग जाते हैं और उसको स्टेबल होने में। और रिफैक्ट्री कॉस्ट जो है ना वो खाली 3 से 4% ऑफ द कॉस्ट ऑफ स्टील है। तो ऐसा नहीं है कि इसको रिप्लेस जल्दी जल्दी किया जाता है। एक बार एक कस्टमर फिक्स हो गया ना एक रिफैक्ट्री सप्लायर का, तो कस्टमर जनरली चेंज नहीं करना चाहता है। बिकॉज जो रिलेशनशिप बन गए, जो प्रोसेस बन गया वो बन गया। नया बंदा आएगा, कैसा आएगा, परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, ये अनसर्टेनिटी एटलीस्ट B2B में कोई करना नहीं चाहता है। तो इसीलिए ये प्रोसेस सेट हो गया तो इस प्रोसेस पे चीज़ें चलती रहती है। प्लस बड़े जो प्लेयर्स हैं ना उनमें R&D कैपेबिलिटी काफ़ी डेवलप होती है। बिकॉज सालों साल से अगर आप हैं तो R&D है। नया कोई आएगा तो उसको नए सिरे से R&D एक्सपेंस करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ ईजी एक्सरसाइज। तो पुराने लोग जो है ना इनका बोलबाला है और बोलबाला हमेशा रहेगा। दुनिया भर में रिफैक्ट्री इंडस्ट्री का स्केल देखें तो तकरीबन $45 बिलियन का इंडस्ट्री है, जो कि कहा जाता है 2030 तक ये 47 से 48 बिलियन डॉलर हो जाएगी। ग्रो करेगी 4.6%। दुनिया भर में 4.6% ग्रोथ सीएजीआर बहुत बड़ा होता है। लेकिन इंडिया में एक्सपेक्टेड है इसका ग्रोथ जो है वो और बेटर होगा, बिकॉज इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो अब इंडिया में बड़े लेवल पर जाने के लिए तैयार हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो RHI मैग्नेस्टिका है, उसके बाद वेसुवियस है। ये दोनों लिस्टेड है इंडिया में। उसके अलावा बाकी सारी कंपनीज हैं जो कि दुनिया में बहुत बड़ी है, दुनिया में लिस्टेड होंगी, बट इंडिया में उतनी बड़ी आज की डेट में नहीं है। वाई हम लोग रिफैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं? बिकॉज हम एक कॉन्सेप्ट पे चर्चा कर रहे हैं, वो है प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग। प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग क्या है कि ये सेक्टर ग्रो करेगा तो या तो इस सेक्टर में डायरेक्टली पैसा डाल दो या इस सेक्टर से रिलेटेड जो एंसिलरी सेक्टर है उसमें पैसा डाल दो। तो एक तरीके से रिफैक्ट्री एक एंसिलरी सेक्टर है, जो मेन सेक्टर स्टील है उसको सपोर्ट करती है। तो एक प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग हो गया अगर आपको स्टील में नहीं डालना तो। अच्छा, ऐसा क्यों है कि हम स्टील में नहीं डालें? क्योंकि क्या होता है जो मेन इंडस्ट्री होती है ना उसमें अर्निंग में वॉलेटिलिटी बहुत होती है। बिकॉज वो डायरेक्ट जो प्रोड्यूसिंग है ना, जैसे स्टील है, अब स्टील का डायरेक्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है उसमें वॉलेटिलिटी होती है, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर डिमांड पे डिपेंड करता है। बट ये सब जो होता है ना, जो सप्लायर जिनके B2B है, इनके अंदर में प्राइस वॉलेटिलिटी कम होती है, इनमें स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग बेटर रहती है। तो इसलिए कई लोग प्रेफर करते हैं कि मैं मेन प्रोडक्ट में नहीं पैसा डालूंगा, मैं प्रॉक्सी में डालूंगा। जैसे आप सोच लो ब्रोकिंग का प्रॉक्सी क्या हो गया? CDSL एक्सचेंज।
जैसे आप सोच लो, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे रियल एस्टेट के अंदर में प्रॉक्सी क्या हो गया, जो एंसिलरी है जैसे सेरा हो गया, कजरिया सेरामिक, ये सब प्रॉक्सीज है। तो कई लोगों का स्टाइल ही वही होता है कि मैं मेन में नहीं डालूंगा, मैं प्रॉक्सी में डालूंगा, क्योंकि प्रॉक्सी में कैश फ्लो का प्रेडिक्शन बेटर होता है और मार्जिन्स जो है वो स्टेबल होती है, बेटर होती है। दूसरा रीजन, आई मीन ये तो ऑब्वियसली एक रीजन है ही, दूसरा रीजन है कि ROCE जो है, जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो फार मोर प्रेडिक्टेबल होता है और कंसिस्टेंट होता है। आप देखिए स्टॉक प्राइस मूवमेंट, देखिए यहाँ पर टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस मूवमेंट है, कितना वॉलेटाइल है, वेर एज RHIM का स्टॉक प्राइस मूवमेंट देखिए एक स्टेबल है। इनफैक्ट कैश फ्लो भी काफ़ी अनस्टेबल होता है, काफ़ी वॉलेटाइल होता है वीजा वीज दी अदर रिफैक्ट्रीज। तो इंडियन रिफैक्ट्री इंडस्ट्रीज में अचानक से हम क्यों बात करने लगे, बिकॉज इंडिया के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जोरों शोरों से, रोड्स, हम सबको पता है रोड्स में कितनी अच्छी ग्रोथ चली है, हाउसिंग, रियल एस्टेट से कितनी ज़बरदस्त, जो लॉजिस्टिक पॉलिसी अभी आ गया इंडिया में, कितनी ग्रोथ चली है, कमर्शियल रियल एस्टेट ज़बरदस्त, हाँ डिमांड बहुत बढ़ रहा है, अचानक से ऑफिसर्स की डिमांड बहुत हो गई, मोबिलिटी, ट्रैवल करना है सबको, मास ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट में इधर उधर उधर, देखिए एयरपोर्ट कितने बन गए, कहाँ पर 60-70 एयरपोर्ट थे, अब 140 एयरपोर्ट हो गए, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इंडिया में। तो या तो आप डायरेक्टली निफ्टी में SIP करते रहो, ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते रहो, या आपके पास में इस तरह से प्रॉक्सी है। आप देखिए इंडिया का स्टील जो है वो 300 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन होने वाला है 2030 तक, जो कि आज के रेट में है 150 मेट्रिक टन। और सीमेंट जो है वो कहा जाता है कि इंडिया का सीमेंट सेक्टर 12% CAGR ग्रो करेगा, जो कि हिस्टोरिकली 6% CAGR में ग्रो किया था। अब आगे बढ़ते हैं, एक जो लास्ट पॉइंट में बोलना चाहता हूँ इसमें, उसके बाद अपने स्टॉक्स की बातें भी करेंगे कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हो रखे थे, जैसे इंडिया के अंदर में जितना भी इम्पोर्ट हो रहा था उसका 1.4% इम्पोर्ट 2022 तक रिफैक्ट्रीज थी, और आज के रेट में वो हो गया 1.27%। इसका मतलब इंडिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंपोर्ट में रिफैक्ट्रीज को ऑलरेडी एक्सचेंज रिप्लेस करने में कामयाब हो गया। देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि ये जीरो हो जाएगा, ये ऑब्वियसली क्योंकि चाइना का एक अपना एडवांटेज है, उनका स्केल ऑफ ऑपरेशन इतना हाई है, बट इंडिया कोशिश कर रहा है ये PLI स्कीम के थ्रू हम लोग जितना हो सके इंपोर्ट को कम कर लें, ताकि हम आत्मनिर्भर सही मायने में बन पाए। राइट, ग्रोथ, जैसा कि मैंने कहा कि अल्टीमेटली इट्स अ प्रॉक्सी इंडस्ट्री, तो ग्रोथ तो रहेगा इसके अंदर में, और जितना हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक हम काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे, तो एज मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ग्रोज, ये सब जो बिजनेसेस हैं, ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कॉम्प्लीमेंट करती हैं और ये भी ग्रो करेंगी। तो आज तक 10% CAGR से ग्रो किया है, आने वाले टाइम पे एक्सपेक्टेड है कि ये 11% CAGR से ग्रो करे, और वॉल्यूम टर्म से भी ग्रोथ होगा, प्राइस टर्म से ही ग्रोथ होगा, मार्केट शेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया में ग्रोथ आनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस पे रिफ्लेक्टेड है। कई तरह के बायर्स हैं रिफैक्ट्रीज के, हर तरह के इंडस्ट्री बायर्स होते हैं रिफैक्ट्री के, बिकॉज जहाँ पर हीट का एप्लीकेशन बायर होगा। जो टॉप लिस्टेड कंपनी है रिफैक्ट्री की इंडिया में है वो RHI मैग्नीशिया, जो कि एक मल्टीनेशनल है, वेसुवियस, ये भी एक मल्टीनेशनल है, IFGL एक इंडियन कंपनी है जो टॉप में है, और सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर टाटा क्रोसाकी कमांड 16% मार्केट शेयर, वेरएज RSI मैग्नीशिया जो है वो 20% मार्केट शेयर होल्ड करता है, वेसुवियस का 10% मार्केट शेयर है, और IFGL जो है उसका 7% मार्केट शेयर है। तो फटाफट कंपनीज का नाम देख लेते हैं कि RHI मैग्नीशिया वो सबसे बड़ी कंपनी है, 20% मार्केट शेयर है, और इसका जो अभी कुछ दिनों पहले इसने डालमिया OCL और हाईटेक केमिकल्स को लिया था, तो इनके जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है इसमें इन्होंने कहा कि वो 30% मार्केट शेयर हो जाएगा, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त मार्केट शेयर हो जाएगा। इस कंपनी का सबसे खास बात है कि इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से किया है, क्योंकि इसके पास में, क्योंकि मल्टीनेशनल है, इसके पास एक्सेस टू रॉ मटेरियल भी है, जिसके कारण इसका मार्जिन भी बेटर होता है, और जो ओवरऑल जो मार्जिन इसका लास्ट 3-4 साल से देखा गया है कि मोटा मोटी 2.5 से 5% इन्होंने मार्जिन अपना इंक्रीज किया बिकॉज ऑफ दैट, और मार्केट शेयर वो इंक्रीज कर रहे हैं, ऑर्गेनिकली तो इंक्रीज हो ही रहा है थोड़ा थोड़ा बिकॉज ऑफ द क्वालिटी फोकस। अभी वो प्रीमियम हाई क्वालिटी हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे फोकस करे, एट द सेम टाइम इनऑर्गेनिक भी ग्रो कर रहे हैं बाय एक्वायरिंग अदर रिलेटेड प्लेयर्स। वेसुवियस जो है, इनकी खास बात है कि ये सर्विस बेस्ड रेवेन्यू काफ़ी जनरेट करते हैं, ऑलमोस्ट 45% उनका रेवेन्यू जो है वो सर्विस से आता है, और अगेन दे आर ऑल्सो इंक्रीजिंग केपेक्स, इंडिया पे ये लोग भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं, उनका लोकल फॉर वोकल स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, एंड ओवरऑल कैश फ्लो देखोगे तो इस कंपनी ने भी अच्छा जनरेट किया इंडिया से,
मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव एंड कमिटेड टू इंडियन मार्केट, दोनों मल्टीनेशनल है। उसके बाद IFG रिफैक्ट्रीज हैं जो कि इन्होंने रिसर्च पे काफ़ी फोकस किया है। इनका ऑलरेडी 70% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये अपना पैट और ओवरऑल बिजनेस को 15 से 19% CAGR में ग्रो करेंगे। एंड इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल बिजनेस पिछले 2 साल के अंदर में दे हैव डन फिनोमिनली गुड वर्क। ऑलमोस्ट 32% सेल्स जो है वो इंडिया से आता है और 27% सेल्स जो है वो डिराइव फ्रॉम एक्सपोर्ट है। 40% ऑफ टोटल सेल्स आर डिराइव फ्रॉम दी ओवरसीज सब्सिडरीज। तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। मोस्ट ऑफ दी ये डेटा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये जितना भी होमवर्क किया हूँ, जितना कुछ किया, बहुत सारे रिपोर्ट, बहुत सारे रिसर्च देखा, बट ये रिपोर्ट एशियन मार्केट सिक्योरिटीज एक ब्रोकिंग फर्म है, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया और बहुत ही प्यारा रिपोर्ट है। तो आई वॉन्ट टू गिव क्रेडिट टू देम कि उन्होंने इतना मेहनत करके इतना प्यारा रिपोर्ट बनाया। अब हम इसको कैसे हैंडल करें ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मैं ये सब डाल देता हूँ जहाँ पर मैं फॉलो करता हूँ कि भाई कौन सा स्टॉक में कैसा चल रहा है। तो आप देखिए ग्रोथ बहुत अच्छी है, यहाँ पर एबिटा मार्जिन भी अच्छा चल रहा है वैस्यूस का, और थोड़ा भी एक्सपेंसिव हो गया बट मोमेंटम अच्छा है। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना हो तो ये सब स्टॉक्स अच्छे हैं जिनमें आप SIP कर सकते हैं। बेस्ट प्राइस तो देखिए ये था, बट ये महंगा हो गया, या तो करेक्शन का वेट कर लीजिए, रिट्रेसमेंट पे लीजिएगा 3000 के आसपास, या थोड़ा क्वांटिटी अगर करना है तो बिकॉज मोमेंटम है तो थोड़ा क्वांटिटी वैसे भी किया जा सकता है। इसके अलावा IFG का भी देखिए चार्ट मॉडल है, सबका एक ही जैसा है, बिकॉज सब में मोमेंटम है, अभी सब में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी का थीम है, और स्टॉक्स लाइक RHIM वगैरह तो काफ़ी ज़बरदस्त फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। तो अगर आपको इस सेक्टर में आपको इंटरेस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है और आप चाहते हैं कि इसमें मैं एक सीरियस पोर्टफोलियो बिल्ड करूं, देखिए दोस्तों एक काम करिए, आप ये जितने भी थीम्स मैं बना रहा हूं ना, 2-2, 3-3 स्टॉक इसमें से ले लीजिए और एक अपना ही 10-15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना लीजिए और उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कीजिए। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इंडिया के जो कन्विंसिंग थीम है उसके अराउंड बिल्ड करने का। यही काम आप स्टॉकेज में भी करिए। स्टॉकेज के अंदर में आप वॉच लिस्ट बनाइए। यहाँ पर वॉच लिस्ट में आपको फ़ायदा क्या होगा, ट्रेडिंग व्यू तो चार्ट बहुत अच्छा देता है, बट आप वॉच लिस्ट जब बनाएंगे तो जैसे चलिए एक वॉच लिस्ट बनाते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। रिफैक्ट्रीज़ का एक वॉच लिस्ट बनाते हैं, रिफैक्ट्री, या आपको खुद बनाना पड़ेगा, बना लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आउटपुट है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और इसको बनाने में ऑब्वियसली कोई कॉस्ट नहीं है। तो रिफैक्ट्रीज़ के अंदर चलते हैं और एक एक स्टॉक को ऐड करते हैं। तो पहला स्टॉक वेजुविज, ओके, तो VESU वेजुविज इंडिया। दूसरा स्टॉक अपने ऐड करते हैं कौन सा, IGL को ऐड करते हैं। तो IFGL को ऐड करते हैं, IFGL रिफैक्ट्रीज को ऐड करते हैं। उसके बाद RHIM को ऐड करते हैं, तो RHIM को ऐड करते हैं, RHIM मैग्नीशियम को ऐड किया, इसको बाद में चेक कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपनीज को मैंने अभी ऐड किया है। देखिए वो आज के रेट पे इसका क्या प्राइस है उसके हिसाब से ये ऐड भी हो गया यहाँ पे। देखिए स्टॉकेज में वॉच लिस्ट का एडवांटेज क्या होगा, इन कंपनीज के अंदर में अगर किसी भी तरह का एक एज इनसाइट है तो वो आपको सामने दिख जाएगा। अगर इसके अंदर में किसी तरह का चार्ट पैटर्न बन रहा है तो भी आपको दिख जाएगा। जैसे RHI मैग्नीशियम के अंदर में चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, और अगर ये ऊपर की तरफ है तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ये भी एक गुड न्यूज़ है। इसके अंदर में अगर आपको किसी तरीके का इंसाइट चाहिए तो वो यहाँ पर इंसाइट भी मिल जाता है। कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है तो अनाउंसमेंट मिल जाएगा, कोई एज रिपोर्ट हमने निकाला है तो वो भी यहाँ मिल जाएगा, कोई कॉर्पोरेट एक्शन है तो वो भी यहाँ मिल जाएगा, कोई रिजल्ट आया है तो वो भी यहाँ मिल जाएगा, कोई डील हुआ है तो वो भी मिल जाएगा। बेसिकली किसी भी स्टॉक के ऊपर में 360 डिग्री अगर आपको एनालिसिस करनी हो तो स्टॉकेज का जो वॉच लिस्ट है वो आपको कैपेबिलिटी देता है कि वो एनालिसिस आप कर सकते हैं, और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम लोगों ने रिफैक्ट्री इंडस्ट्री समझ लिया, हमने ट्रेडिंग व्यू में ट्रैकर के लिए डाल दिया और हमने स्टॉकेज में डाल दिया, ताकि डेली बेसिस पे अगर हमको इनमें कोई भी एक्शन है उसको ट्रैक करना है फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली, तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप इट वाज यूजफुल। मेरे लिए बहुत यूजफुल होता है, सब रिकॉर्ड करता हूँ, इसी बहाने सीखता हूँ, आपके माध्यम से सीख लेता हूँ और आपके साथ में शेयर करता हूँ। अगर आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, मुझे बहुत कर्मा मिल रहा है, आप अपना कर्मा को देख लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच और अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद।